साल 1971 पाकिस्तान में भारी तबाही और भयंकर मारकाट के बाद ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बना, बांग्लादेश। আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার দেশ তোমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ স্বাধীন করো বাংলাদেশ স্বাধীন করো। शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश वजूद में आया, लेकिन इस कहानी के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था इंडिया। इंडिया ने पाकिस्तान के टुकड़े करने और बांग्लादेश बनाने में शेख मुजीबुर रहमान की भरपूर मदद करी। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान अब ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के बाद उसका दोस्त बन गया, लेकिन कहानी अब बदल चुकी है। साल 1971 में जो पाकिस्तान बांग्लादेश बनने के बाद उसका दुश्मन बन गया था, वही अब बांग्लादेश के साथ दोस्ती के रास्ते पर निकल चुका है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये बदलाव कैसे हुआ, क्यों हुआ और ये दोस्ती इंडिया के लिए क्या मायने रखती है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1947 में अखंड भारत के पार्टीशन के बाद एक नया देश बना पाकिस्तान। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया, एक बना ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली राजधानी बनी कराची, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में थी, और यहीं से पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत शुरू होती है और वेस्ट पाकिस्तान के नेता ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करने लगते हैं। साल 1959 में प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने फैसला किया कि पाकिस्तान की कैपिटल को कराची से हटाकर इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि इस्लामाबाद उस टाइम इतना डेवलप नहीं था कि उसे तुरंत राजधानी बनाया जा सके, इसलिए रावलपिंडी को पाकिस्तान का टेम्परेरी कैपिटल बना दिया गया। साल 1967 में इस्लामाबाद पाकिस्तान का परमानेंट कैपिटल बना। इस तरह 1947 से लेकर 1967 तक पाकिस्तान की तीन राजधानी बनी, कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, और ये सारी कैपिटल वेस्ट पाकिस्तान में बनाई गई और यहीं से ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल किया गया। ये बात ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्हें पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि इस तरह तो सारी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में होगी और वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा यूं ही कंट्रोल करते रहेंगे। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में एक और मेजर प्रॉब्लम बड़ी तेजी से बढ़ रही थी और वो थी इनकम, यानी पैसा। साल 1947 में पाकिस्तान के अलग होने के बाद दोनों हिस्से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 70 मिलियन थी। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि दोनों हिस्से मिलकर एक मजबूत देश बनाएंगे, लेकिन आगे चलकर यह कहानी ही बदल गई। साल 1951 में जब पाकिस्तान में पहला सेंसस हुआ तो वेस्ट पाकिस्तान की आबादी करीब 33 मिलियन थी, जो कि 1961 में बढ़कर 42 मिलियन हो गई। इसके अपोजिट ईस्ट पाकिस्तान की आबादी 1951 में ही 50 मिलियन से ज्यादा थी। मतलब ईस्ट पाकिस्तान की आबादी वेस्ट पाकिस्तान से काफी ज्यादा होती है और पॉपुलेशन में ज्यादा होने के बावजूद वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से फायदा तो लेता, लेकिन उनके डेवलपमेंट में उनकी पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करता। पाकिस्तान की हायर पोस्ट पर ईस्ट पाकिस्तान के कंपैरिजन में वेस्ट पाकिस्तान के लोग ज्यादा होते। पाकिस्तान के टोटल बजट का 75% हिस्सा अकेले वेस्ट पाकिस्तान में खर्च किया जाता है। यहां तक कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी में भी ईस्ट पाकिस्तान के कंपैरिजन में वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 25 गुना ज्यादा मिलिट्री पावर होती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान से किस लेवल का भेदभाव कर रही थी, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। साल 1959, 1960 के दौरान वेस्ट पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम 32% ज्यादा थी, जो कि 1969, 1970 के टाइम पर 61% ज्यादा हो गई। हॉस्पिटल फैसिलिटी में वेस्ट पाकिस्तान आगे था, एजुकेशन सिस्टम में भी वेस्ट पाकिस्तान ही मजबूत था, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान में ही डेवलप किया जा रहा था। मतलब पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की ज्यादा थी, लेकिन फायदा वेस्ट पाकिस्तान को ज्यादा हो रहा था। इस पाकिस्तान के लोग जो बेसिकली बंगाली मुस्लिम होते हैं, उनकी अहमियत वेस्ट पाकिस्तान में लगभग 0 होती है। इसके अलावा 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इन दोनों हिस्सों के बीच लैंग्वेज को लेकर एक बड़ा टकराव जल्द ही सामने आ गया। ईस्ट पाकिस्तान जहां की मैक्सिमम पॉपुलेशन बंगाली बोलती थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू का बोलबाला था और इसे लेकर दोनों विंग एक दूसरे से टकरा गए। पाकिस्तान बनने के तुरंत बाद वेस्ट पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अछूत की तरह देखने लगे। हालांकि इसी तरह का भेदभाव आज भी देखा जा सकता है, जब लोगों को बड़ी आसानी से बिहारी या बंगाली कहकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। लेकिन अगर आप इसे इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो पाकिस्तान धर्म के नाम पर ही अलग हुआ था, उसके लिए तो ये भेदभाव सिर्फ सामाजिक तौर पर नहीं बल्कि रिलीजियस तौर पर भी गलत था, क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने इसे जारी रखा। क्यों किया, इसके दो रीजन है। एक मैंने अपनी इस वीडियो में बताया हुआ है, जो कि रिलीजियस एंगल से है, आपको ये वीडियो देखना चाहिए।
लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टॉपिक पर वापस आएं और ईस्ट पाकिस्तान के हालात पर नजर डालें तो पाकिस्तान के अलग होने से पहले ये पूरा रीजन सोशल हार्मनी के साथ जी रहा था। सभी धर्मों के लोग प्रेम और मोहब्बत के साथ रहा करते थे। हालांकि जब पाकिस्तान के अलग होने की बात आई तो इस रीजन के मुसलमानों ने पाकिस्तान के अलग होने का समर्थन किया, लेकिन अपने कल्चर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पाकिस्तान बनने के बाद जो हिंदू ठीक ठाक थे और जिनके पास अच्छा खासा पैसा था वो भारत में बस गए, लेकिन एक बड़ी हिंदू आबादी ईस्ट पाकिस्तान में ही बनी रही। बंगाली मुसलमानों का उनके साथ अच्छा तालमेल था, वो एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शामिल होते थे और ये चीज वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अब वो टाइम आता है जब पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने की सोचने लगता है और यहीं से ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का पहला सबसे बड़ा टकराव शुरू होता है। क्योंकि पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी और उन्होंने उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू बोलने वाले लोग कम और बंगाली बोलने वाले लोग ज्यादा थे। लगभग 7% लोग ऐसे थे जो उर्दू का इस्तेमाल करते थे, जबकि 56% लोगों की आम बोलचाल की भाषा बंगाली हुआ करती थी। 24 मार्च 1948 को पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता, पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका यूनिवर्सिटी में कहा कि उर्दू ही पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज होगी और उनके इस बयान के बाद ईस्ट पाकिस्तान में गुस्सा बढ़ गया और बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत हो गई। बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस न देना और वेस्ट विंग का उसे पूरी तरह से खत्म करने का इरादा बंगाली लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ईस्ट पाकिस्तान के नेता बंगाली को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिलाने की कई कोशिश करते रहे, लेकिन वो लगातार नाकाम रहे और ये सब देखते हुए वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने 20 फरवरी 1952 को धारा 144 लगा दी, जिसमें भाषा को लेकर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पर पूरी तरह से रोक लग गई। और इसके खिलाफ 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कुछ पॉलिटिशियन के साथ मिलकर एक जुलूस निकालते हैं। चूंकि धारा 144 लगी हुई थी, किसी भी तरह के प्रोटेस्ट पर पूरी तरह से रोक थी। ऐसे में उस जुलूस पर गोलियां बरसा दी जाती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। आज भी बांग्लादेश में 21 फरवरी को शहीद दिवस की तरह मनाया जाता है। यूनेस्को ने भी 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे डिक्लेयर किया हुआ है। बट फाइनली इतने बवाल और प्रोटेस्ट को देखते हुए मजबूरन वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं को 7 मई 1954 को बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस देना ही पड़ा। इसके अलावा जनरल अयूब खान के टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच कई दरारें आ चुकी थी। दोनों कई पॉइंट्स पर एक दूसरे से टकरा चुके थे। जनरल अयूब खान की इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से ईस्ट पाकिस्तान लगातार पीछे जा रहा था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में लगातार डेवलपमेंट्स हो रही थी। और इन सब के बाद 19 जून 1968 को अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में शेख मुजीबुर रहमान और 34 अदर लोगों को यह कहकर गिरफ्तार कर लिया गया कि वो भारत सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लान तैयार कर रहे थे। हालांकि 22 फरवरी 1969 को सबूत ना होने की वजह से मुजीबुर रहमान और बाकी लोगों को रिहा कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान, जो लगातार ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की वकालत करते रहे, वो इस अगरतला केस के बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए उनके हीरो बन गए। अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद किस तरह वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का शोषण करता रहा, जबकि उनकी फैसिलिटीज को अपग्रेड नहीं किया, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को लेकर उन्हें टारगेट करता रहा। और इस तरह अलग अलग रीजन की वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान की एक तरफा पॉलिसी से तंग आ गए और उनके बीच आपसी मतभेद यूं ही बढ़ते चले गए। और इसका यह असर हुआ जब 1970 में जनरल इलेक्शन कराई गई तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को पाकिस्तान में बहुमत मिल गया। बल्कि आप कह सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल हवा बदल गई। अब तक जो पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में, वो अब ईस्ट पाकिस्तान के हाथ में आने वाली थी और ये वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। पावर शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में न जाए, इसके लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को डिसमिस कर दिया गया और इस डिसमिसल की वजह से ईस्ट पाकिस्तान में लोग वायलेंट होकर इसके अपोज में खड़े हो गए। शेख मुजीबुर रहमान ने 5 दिन की हड़ताल कर दी और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की कसम खाई। 5 दिन गुजरा और इसके बाद वो हुआ जो पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था, जबकि इंडिया इसी कमजोर कड़ी के इंतजार में था जिसकी नींव खुद इंडिया ने पाकिस्तान के अलग होने के टाइम पर खुद ही रख दी थी। 5 दिन की स्ट्राइक पूरी होने के बाद शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बनाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए कर्फ्यू को तोड़कर अपनी आजादी की डिमांड करते हुए सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान का कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। अब चूंकि पाकिस्तान का एक पार्ट उससे अलग होने की डिमांड कर रहा था, ऐसे में पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहां रास्ता था। जनरल अयूब खान प्रोटेस्ट कर रहे बंगाली लोगों को सबक सिखाने और वापस से ईस्ट पाकिस्तान में कंट्रोल पाने के लिए
एक प्लान बनाते हैं। 25 मार्च 1971 को जनरल अयूब खान के ऑर्डर के बाद ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट एक्टिव किया जाता है, जिसका मोटिव 1 महीने के अंदर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की डिमांड करने वाले लोगों का सफाया करना और वापस से पाकिस्तान गवर्नमेंट का कंट्रोल लेना होता है। पाकिस्तानी आर्मी ढाका से इस ऑपरेशन की शुरुआत करता है और सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके वेस्ट पाकिस्तान ले जाया जाता है। हालांकि गिरफ्तारी से पहले 25 मार्च को ही मुजीबुर रहमान ने आजाद बांग्लादेश की अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन इसे टेलीकास्ट आधी रात के बाद 26 मार्च को किया गया। यही वजह है कि 26 मार्च को बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। खैर, पाकिस्तान का ऑपरेशन सर्चलाइट ईस्ट पाकिस्तान, जो कि मुजीबुर रहमान के अनाउंसमेंट के बाद अलग देश बन चुका था, वहां पे चल रहा था, जिसमें पहली ही रात में ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में घुसकर 7000 स्टूडेंट को मार दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में वापस से कंट्रोल पाने के लिए इस कदर हावी थी कि जिन 7000 स्टूडेंट को उन्होंने मारा, उन्हीं से उनकी कब्र खोदने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। आर्मी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, खास करके उनका टारगेट अवामी लीग के पॉलिटिशियन थे, जो कि मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में अलग बांग्लादेश के डिमांड में शामिल थे। भयंकर मारकाट हुई। बंगाली लोगों के पास जो भी था वो गुरिल्ला टैक्टिक्स के साथ पाकिस्तानी आर्मी से लड़ने लगे और ये करीब 9 महीने तक यूं ही चलता रहा। इस पीरियड में 3 मिलियन लोगों की जान गई, जबकि करीब 10 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड होकर इंडिया में रहने लगे। इंडिया ने बांग्लादेश से आए लोगों के रहने का इंतजाम किया। असम, बंगाल, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा जैसे स्टेट में रिफ्यूजी कैंप बनाए गए। मतलब अब तक जो ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का एक पार्ट हुआ करता था, जहां के लोगों ने अलग पाकिस्तान बनने का समर्थन किया था, पार्टीशन के बाद जो इंडिया के दुश्मन बन गए थे, वो बांग्लादेश बनने के बाद इंडिया के दोस्त बन गए। और जिस पाकिस्तान के वो पार्ट हुआ करते थे, अब वही पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और जैसा कि इंडिया की पॉलिसी है कि वो पहले हमला नहीं करेंगे, इसी पॉलिसी के तहत इंडिया अब तक शांत बैठा होता है। ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट इंडिया कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की तरफ से इंडियन टेरिटरी में कई हमले किए गए और इसी के बाद इंडिया बांग्लादेश में पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बांग्लादेश के लिए लड़ रहे फ्रीडम फाइटर के साथ अपनी आर्मी उतार देता है। और फाइनली इस वॉर में पाकिस्तान की जबरदस्त हार होती है और एक अलग देश बांग्लादेश ग्लोबल मैप पर दिखाई देने लगता है। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ईस्ट पाकिस्तान, जो भारत का दुश्मन हुआ करता था, वो अब बांग्लादेश बनने के बाद इंडिया का एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा दोस्त बनकर अपने आगे की सफर की शुरुआत करता है। खास करके मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग यानी शेख हसीना के सत्ता में वापसी के बाद बांग्लादेश इंडिया के साथ अपनी दोस्ती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। दोनों देश एक दूसरे के साथ अच्छा ट्रेड रिलेशन रखते हैं। खास करके इंडिया को बांग्लादेश की तरफ से अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर कोई टेंशन नहीं होती है और इस तरह इंडिया और बांग्लादेश एक लंबे टाइम तक एक दूसरे के दोस्त बने रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान भी बांग्लादेश को एक सच्चाई मान लेता है और उसे रिकॉग्नाइज करता है और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को वापस से नॉर्मलाइज करना शुरू कर देता है। लेकिन अब आता है कहानी में मोड़। शेख हसीना, जो कि लगातार बांग्लादेश की सत्ता में होती है और जैसा कि हमेशा से होता आया है, जब भी किसी कंट्री का इलेक्टेड पॉलिटिशियन लगातार पावर में होता है तो उसके अंदर डिक्टेटरशिप की झलक दिखने लगती है। वो अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए हर हरबे का इस्तेमाल करने लगता है। शेख हसीना भी यही करती हैं और धीरे धीरे उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ता है कि बांग्लादेश में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ। मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ता है। वो भागकर इंडिया आ जाती हैं। प्रोटेस्टर्स उनके घर में घुसकर सामान तक लूट लेते हैं, यहाँ तक कि उनके अंडरगारमेंट्स को हवा में उछाला जाता है। शेख हसीना, जो कि इंडिया के फेवर में होती हैं, इस वजह से उन्हें इंडिया का दलाल, इंडिया की एजेंट और बहुत कुछ कहा जाने लगता है। यहाँ तक कि जो शेख मुजीबुर रहमान अलग बांग्लादेश बनाने में सबसे अहम रोल निभाते हैं और उन्हें बांग्लादेश में नेशनल फादर की तरह देखा जाता है, उनकी मूर्ति को ह्यूमिलिएट किया जाता है और कहीं कहीं तो उनकी मूर्ति भी तोड़ दी जाती है। मतलब बांग्लादेश की कहानी बदल गई, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स बदल गई, बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी बदल गई और इंडिया को साइड करके वापस से पाकिस्तान की एंट्री बांग्लादेश में कराई गई। शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करते हैं और इस बीच पाकिस्तान के साथ एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। 25 सितंबर 2024 को पहली बार प्रोफेसर यूनुस और शहबाज शरीफ की मुलाकात होती है। दोनों के बीच 1-to-1 बातचीत भी होती है। फिर वापस से 19 दिसंबर को कायरो में D8 समिट के दौरान एक और मुलाकात होती है। दोनों देशों के बीच आपसी रिलेशन हसीना पीरियड में जो ठंडे पड़े थे उसमें वापस से जान फूंकने के लिए अगस्त 2024 में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम
पाकिस्तान खेलने जाती है। फिर 21 दिसंबर को पाकिस्तानी सिंगर बांग्लादेश के ढाका गए और जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। 3 दिसंबर को बांग्लादेश में अपॉइंट पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी लीडर बेगम खालिदा जिया से मुलाकात करते हैं। और अब अगले महीने यानी फरवरी 2025 में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार बांग्लादेश विजिट पर जाने वाले हैं, जो कि साल 2012 के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल बांग्लादेश विजिट पर जाएगा। यहां तक कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री यह भी कह रही है कि पाकिस्तान की तरफ से ऑफर किए गए पाकिस्तानी दौरे के इन्विटेशन को मोहम्मद यूनुस ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब आपसी सहमति से डेट फाइनल होने के बाद वो भी पाकिस्तान विजिट पर जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते किस हद तक दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। साल 1971 के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच समुद्री रास्ते से कोई ट्रेड नहीं हुआ करता था। वो अब नवंबर 2023 के बाद बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को हरी झंडी दे दी गई। अब पाकिस्तान बगैर किसी रोक टोक के कराची से डायरेक्ट बांग्लादेश के चटगांव तक जा सकता है। बांग्लादेश के इस फैसले के बाद पाकिस्तानी ट्रेड शिप्स बांग्लादेश के चटगांव पहुंचने भी लगी हैं। इसके अलावा जब किसी पाकिस्तानी को बांग्लादेश का वीजा दिया जाता था तो उससे पहले सिक्योरिटी सर्विस डिवीजन SSD से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने इससे भी हटा दिया। आप समझ सकते हो कि कैसे जो पाकिस्तान पहले बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन होता था, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए अलग से टफ पॉलिसीज हुआ करती थी, वो सब धीरे धीरे कैसे बदल रही और किस तरह एक एक करके पाकिस्तान वापस से ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से अपने रिलेशन फिर से मजबूत कर रहा, जबकि इंडिया लगातार बांग्लादेश से दूर होता जा रहा। जो पाकिस्तान कभी बांग्लादेश का दुश्मन था वो अब दोस्त बन रहा, जबकि जो इंडिया बांग्लादेश का सबसे अच्छा दोस्त था वो अब स्ट्रगल कर रहा। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का इस तरह करीब आना इंडिया के लिए क्या मायने रखता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रही इस ट्रायंगल की पूरी कहानी आपके समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।